हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. Today's video is going to be very important. This is my sincere suggestion to you that you please watch this video till the end. Everything and anything I speak today, I discuss today is going to be very important for you from your exam perspective. The thumbnail you just saw, each and every dimension, each and every angle related to live-in relationships आपके लिए बहुत important है आपके ethics के perspective से और हर एक dimension लीगल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, एंगर डायमेंशन, एक पंजाब यूनिवर्सिटी में केस स्टडी हुई है वो हम हर एक एंगल को डिस्कस करेंगे। साथ ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ रिवील हुई है रिसेंटली एक जर्नल में, वो आपके प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉस लिमिट क्या होता है, कुइपर बेल्ट में व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। और क्या शॉकिंग फाइंडिंग, एक कॉन्सेप्ट है जो अगर आप को क्लैरिटी नहीं होगी उसके बारे में, सो यू कैन वेरी इजीली बी ट्रिक्ड इन द पेपर। तो हम वो डिस्कस करेंगे। अब आप जानते हैं कि मेंटल हेल्थ पे देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक ऑन मेंटल हेल्थ रिसेंटली। द गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ फुल फ्लेज्ड मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजी, first time in India, right? So this topic you know very well is very important for you, but this is not exactly how UPSC tends to ask questions. Then how does UPSC ask questions? तो देखिए, अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे समथिंग हैज कम अप इन द इंटरनेशनल फोरम, तो आपसे वो नहीं पूछा जाएगा जो हुआ है, या फिर ये नहीं पूछा जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरह का नहीं। भारत में एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, आपसे उस पर क्वेश्चन आएगा। पेपर्स उठा के देखिए, जीएस मेंस पे ये क्वेश्चन आया है, 2018 की बात कर रही हूँ मैं। और राइट, फिर उसके बाद क्योंकि उस समय पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल फोरम पे बहुत बड़ी चीज हुई थी, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, और भी बहुत सारी चीजें, एक से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड या और भी बहुत कुछ हम न्यूज में देख रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडीज के स्ट्रगल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बजाय आपसे क्वेश्चन जो इस बार 2022 के मेंस के पेपर में आया है, ये पूछा जाएगा कि हमारे भारत में एक एक्ट एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज एक्ट, 2016 का ये एक्ट है। तो क्यों वो इनफ नहीं है, और क्यों एक लीगल स्टैट्यूट जो उसमें प्रोविजन लिखे हैं वो इनफ नहीं है? व्हाट else has to be done? Why do we need to go beyond that? ओके, तो क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं। इसीलिए मेंटल हेल्थ पे भी एक एक्ट एग्जिस्ट करता है भारत में 2017 का। ये चीज आपको इस तरह से कोई नहीं बताएगा, इस तरह से ना आपके कोई मैगजीन्स में कवर होता है, दे डोंट डू दैट। बट आपको उसको फुल फ्लेज्ड एक्ट को प्रिपेयर करके जाना है, उसकी प्रोविजंस क्या हैं, उसके फ्लॉज क्या हैं। एक रिपोर्ट आई है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी, दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। और ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डील करेंगे। और जो आपने थंबनेल देखा है वो थर्ड आर्टिकल होगा, बहुत टाइनी आर्टिकल्स हैं एक्सप्लेन सेक्शन के, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ये नंबर 1, इसके ऊपर वाला नंबर 2, और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली एथिक्स की केस स्टडी डिस्कस करेंगे, और फिर सारे बाकी आर्टिकल्स। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, आई अगेन रिपीट, एंड प्लीज लाइक द वीडियो। ओके, तो पहला आर्टिकल, रिंग फाउंड बियॉन्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स रॉश लिमिट, व्हाई दिस मैटर्स। तो देखिए, जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक आर्टिकल है। एस्ट्रोनॉमर्स हैव फाउंड अ रिंग अराउंड अ ड्वार्फ प्लैनेट कॉल्ड क्वार। तो देखिए, ड्वार्फ प्लैनेट है क्वार। तो देखिए, क्वेश्चन तो सबसे पहला इसी लाइन से बन गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसका नाम क्वार है, जो रिसेंटली न्यूज में थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज है, तो व्हाट इज इट, ये क्या है, फिर उस पर स्टार आ जाएगा या इस तरह से ऑप्शन। तो एक डॉर्फ प्लैनेट है, तो पहला क्वेश्चन तो यही से बन गया। अगर बहुत ही सिंपलिस्टिक क्वेश्चन आया तो, जो कि आते हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड, ठीक है। तो एक डॉर्फ प्लैनेट है क्वार। एस्ट्रोनॉमर्स ने अब पता लगाया है कि उसके आसपास एक रिंग है। देखिए, रिंग तो हो सकती है, प्लैनेट के आसपास रिंग्स होती हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि जो रिंग पाई गई है, ये यूजुअली जितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए एक प्लैनेट के, एक ड्वार्फ प्लैनेट के, उससे बियॉन्ड है। और उस डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करना, आज तक हमने सोचा नहीं कि उस लिमिट के बाहर एक रिंग एग्जिस्ट कर सकती है एक ड्वार्फ प्लैनेट के आसपास।
ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि जो क्वार है इट इज लोकेटेड इन कुइपर बेल्ट एट द सोलर सिस्टम्स एज। तो देखिए कुइपर बेल्ट, अगर आपसे यही अगेन सेकंड क्वेश्चन तो हमें सेकंड लाइन में ही मिल गया कि कुइपर बेल्ट क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज एक्चुअली अ रिंग ऑफ आइसी बॉडीज जो नेपच्यून के ऑर्बिट के बिल्कुल बाहर होती है। ओके, तो मतलब ये जो रिंग ऑफ आइसी स्मॉल bodies हैं, it is also revolving around the sun but it is beyond the orbit of planet Neptune। अगर मैं आपको prelims में अगर with respect to Kuiper belt which of the following statements are correct, इस तरह की 3-4 statements दी हैं और उसमें एक statement ये लिखी है कि Pluto is the most famous Kuiper belt object, that's true। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और वैसे ही जो डॉर्फ प्लैनेट है वो क्वार जो है ये भी एक कुइपर बेल्ट में लाई करने वाला एक बॉडी है। The ring is positioned much farther away from the planet than is usual and defies theoretical explanations। तो वही चीज जो मैंने आपको बताया, आज तक जो थ्योरी में एग्जिस्ट करता है कि इतने लिमिट पे ही रिंग एग्जिस्ट करती है, उसके बाद जाके वो मून बन जाता है, ये थ्योरी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, तो उसको ये डिफाई करता है क्योंकि ये काफी दूर पाया गया है। पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर, द स्टडी अ डेंस रिंग ऑफ द ट्रांस नेपच्यूनियन object core outside its Roche limit। Okay, this is very strange as the astronomers say, saying that this might force astronomers to rethink the laws governing planetary rings। According to the study, the ring lies far away। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ये जो रिंग पाई गई है डॉर्फ प्लैनेट के आसपास, ये रॉश लिमिट के बहुत दूर पाई गई है। अब रॉश लिमिट क्या है, अगेन तीसरा हमें यहाँ से प्रोबेबल क्वेश्चन मिल जाता है इस आर्टिकल में से। तो रॉश लिमिट क्या है, देखिए सेलेस्टियल मैकेनिक्स के हिसाब से रॉश लिमिट या रॉश रेडियस एक ऐसा डिस्टेंस है एक सेलेस्टियल बॉडी से जहां पे अगर से हम इस रॉश लिमिट में क्या होता है कि एक मून एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देखिए क्या होता है, एक कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, एक उसकी खुद की ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो एक खुद की ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से जो हमारा मून है, अर्थ का जो मून है, मून खुद को सस्टेन कैसे कर पा रहा है एक बॉडी के रूप में, क्योंकि वो इतने डिस्टेंस पे वो हमारे रॉश लिमिट के बाहर है। तो उसके बाहर बेसिकली वो सारे जो एक पार्टिकल्स होते हैं वो बॉडी में बन जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसीलिए मून के रूप में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर वो रॉश लिमिट के विद इन होता तो वो एक ये रिंग के फॉर्म में होता। ओके, क्योंकि वहां पे जो अर्थ की ग्रेविटी है वो मून की ग्रेविटी को क्या कर देती, ओवरकम कर देती। तो वही चीज रॉश लिमिट का यहाँ पे रैशनल है। हम अभी और यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा होगा, हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, द रिंग लाइज फार अवे फ्रॉम द रॉश लिमिट, अ मैथमेटिकली डिटरमाइंड डिस्टेंस बियॉन्ड व्हिच द रिंग्स आरंट सपोज्ड टू एग्जिस्ट। बियॉन्ड रॉश लिमिट क्या होता है कि अगर ये जितने भी पार्टिकल्स रिंग बना रहे हैं एक डॉर्फ प्लैनेट के आसपास, वो सारे इकट्ठे होके एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे मून टाइप बना लेंगे अपने आप को, ठीक है। तो और वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं फिर डॉर्फ प्लैनेट के आसपास या प्लैनेट के आसपास। लेकिन रॉश लिमिट के अंदर अंदर क्या होता है, वो रिंग के फॉर्म में ही पार्टिकल्स रहते हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रेविटी है वो ओवरकम हो रही है जो मेन बॉडी है, मेन प्लैनेट है, उसकी ग्रेविटी से। यही रैशनल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। विद इन एन एस्टिमेटेड रेडियस ऑफ 555 किलोमीटर, क्वार ऑर्बिट्स बियॉन्ड नेपच्यून एंड हैज अ मून कॉल्ड वेवॉट। तो देखिए एक और चीज हमें यहाँ पे पता चल गई कि क्वार का खुद का एक मून है, वेवॉट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो इससे कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। क्योंकि देखिए अगर रिंग एग्जिस्ट कर पा रहा है बियॉन्ड रॉश लिमिट, तो उसका कोई तो हमें रीजन ढूंढना है, एटलीस्ट हमें कुछ तो यहाँ पे तुक्के तो मारने ही है, ऑल्दो कुछ कंफर्म हो ना हो। तो एक यहाँ पे क्वार का प्लैनेट ही है ना, डॉर्फ प्लैनेट इज ऑल्सो प्लैनेट सॉर्ट ऑफ थिंग, तो उसका एक ऑलरेडी मून है, वेवॉट। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर एक ही स्टेटमेंट वन लाइनर कोई आपसे पूछ लिया जाए कि अ बॉडी वेवॉट रिसेंटली सीन इन न्यूज, तो वो क्या है, इट इज अ डॉर्फ प्लैनेट मून। ओके, what is Roche limit? Located 2500 miles away from the dwarf planet, the ring is around 1400 miles farther away from the Roche limit. Scientists suggest that at such a distance the particles of the ring should have come together to form a moon, जो जैसे मैंने आपको बताया। ओके, तो रॉश लिमिट के 1400 माइल के भी बाहर है ये, और उतने डिस्टेंस में क्या हो जाना चाहिए था, इसने मून बना लेना था पार्टिकल्स ने खुद को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओके, तो अब देखिए अर्थ और मून के एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया। यहाँ लिखा है द अर्थ ग्रेविटी पुल्स ऑन द मून।
तो देखिए क्या है, जब हम अर्थ की ग्रेविटी मून को पुल करने की कोशिश करती है तो एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम टाइडल फोर्स कहते हैं। अगर ये टाइडल फोर्स बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता, अगर मून के पास खुद की ग्रेविटी नहीं होती, तो ये टाइडल फोर्स की वजह से मून ने या तो कंप्रेस हो जाना था, या वो बिल्कुल ही कंप्रेस हो जाता या स्ट्रेच हो जाता और तिकोना, मतलब कुछ ऐसा बन जाता चपटा सा और लॉन्ग सा। लेकिन ऐसा नहीं है, मून की खुद की एक स्फेरिकल शेप है सोर्ट ऑफ। अब बिल्कुल इसमें ज्योमेट्री में मत जाइएगा, लेकिन वही चीज यहाँ पे लिखी है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मून की खुद की ग्रेविटी है जो काउंटर करती है अर्थ के टाइडल फोर्स को, ठीक है। तो इसीलिए मून खुद को रिटेन कर पाता है। लेकिन अगर हम मून को और पास ले आएंगे अर्थ के, तो ये जो टाइडल फोर्स है, ये यानी कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मून की ग्रेविटी को ओवरकम कर लेगा और मून को डिसइंटीग्रेट कर देगा, और मून बन जाएगा रिंग के फॉर्म में। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारे आसपास ऑर्बिट कर रहे होंगे, या रिंग बन जाएगी हमारी अर्थ के आसपास। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच दिस हैपेंस इज नोन एज रॉश लिमिट। और जो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे ये पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और हमारी ग्रेविटी उसको ओवरकम कर देगी, उसकी ग्रेविटी को, उसे रॉश लिमिट कहते हैं। ऑफ कोर्स आफ्टर सम साइंटिस्ट, फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर एडवर्ड रॉश, हु डिस्कवर्ड द लिमिट इन 1848। तो ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए रॉश लिमिट, कुइपर बेल्ट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए थे। What explains Quartz ring? It is not known yet. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमें तो वैसे भी नहीं पता, पर ऑफ कोर्स अगर हमें कोई 2-3 बातें पता है तो उससे तुक्के तो मारने ही है कि क्या हो सकता है, कि क्यों है ऐसा, एग्जिस्ट कर ही क्यों रहा है। हमारी तो थ्योरी पूरी खराब हो गई, उस पर सवाल उठ गया, तो कुछ तो बोलना ही है। इट कुड बी, मतलब इन द सेंस ये सच भी हो सकता है, जस्ट kidding. It could be possible that Wayward or some other unseen moon contributes gravity that holds the ring stable. देखिए क्या हो रहा है कि अब देखिए इतनी दूर डेफिनेटली कोई ग्रेविटी है, ग्रेविटी कोई सप्लाई कर रहा है उन पार्टिकल्स को, और इसीलिए वो सस्टेन कर रहे हैं रिंग की फॉर्म में इतनी दूर पे भी, जहां पे उन्हें मून बन जाना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि कोई या तो वेवॉट जो मून है वो अपनी ग्रेविटी थोड़ी सी यहाँ पे सप्लाई कर रहा है और उसकी वजह से वो स्टेबल है, ठीक है, पार्टिकल्स अभी के अभी रिंग के फॉर्म में ही है, या तो कोई और हिडन मून है जिसके बारे में हमें नहीं पता है और वो बेसिकली रिंग को स्टेबल करने में हेल्प कर रहा है अपनी ग्रेविटी देके। एक और पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, अगर हम इसको साइड पे अभी रख दें, कि पार्टिकल्स ऑफ द रिंग आर कोलाइडिंग इन सच अ वे दैट दे आर अवॉइडिंग कोलेसिंग इनटू अ मून। यानी कि जो रिंग के पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं और कोएलेस नहीं कर रहे, ठीक है। वो इस तरह से इस पैटर्न में कोलाइड कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से इंटीग्रेट होकर मून बनाना चाहते ही नहीं है। ओके, कोई इस तरह का पैटर्न एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, पर फिर भी। Action against the BBC. What is an IT survey? How it differs from a search? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, since we are seeing this BBC controversy a lot lately. हम इसको हर एंगल से देख चुके हैं, फ्री मीडिया और इस तरह के चिलिंग इफेक्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि हम आईटी रेड्स, आईटी सर्वेज, आईटी सर्चेस, इस पे काफी चीजें देख रहे हैं पिछले 1 साल से, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। ओके, सर्वे क्या होता है और सर्च क्या होता है? सर्च मतलब रेड, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। द इनकम टैक्स Department conducted surveys at the British Broadcasting Corporation's India office for the second day on Wednesday. पहला दिन हमने देखा था, दूसरा दिन भी कंटिन्यू किया है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे आपको ये चीज दिख जाएगी कि सेकेंड डे भी कंटिन्यू हुई है ये आईटी सर्वेज। ओके, तो क्या होता है एक इनकम टैक्स सर्वे? तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसका एक सेक्शन है 133A जो आईटी डिपार्टमेंट को पावर देता है कि आप इस तरह के सर्वेस कंडक्ट कर सकते हैं टू कलेक्ट हिडन इंफॉर्मेशन। अब ये सेक्शन 133A क्या करता है? इट अलाउज एन ऑथराइज्ड ऑफिसर टू एंटर एनी प्लेस ऑफ बिजनेस। ये क्या कहता है कि अगर आप ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं, आप ऑथराइज हैं इस एक्ट के तहत अगर ये कंडक्ट करने के लिए, तो हम आपको अलाउ करते हैं आप एक प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन या चैरिटेबल एक्टिविटी में घुसिए, बिल्कुल आप अलाउड हैं, जा सकते हैं। और आप जो भी अगर मतलब उस ऑथराइज्ड ऑफिसर के असाइंड एरिया के अंडर आना चाहिए वो प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आप जाइए, आप वेरीफाई कर सकते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट या बाकी उनके डॉक्यूमेंट्स या कैश या स्टॉक या बाकी जो भी वैल्यूएबल आर्टिकल है या थिंग है, ओके। और जो भी आपको लगता है आपकी प्रोसीडिंग के लिए रेलेवेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यू सॉर्ट ऑफ चेक द बुक ऑफ अकाउंट, जो आप बोल रहे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें बस सिंपल। एन आईटी अथॉरिटी मे ड्यूरिंग द सर्वे मेक एन इन्वेंट्री ऑफ एनी कैश, स्टॉक और अदर वैल्यूएबल्स। इट मे रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनीवन, मतलब किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है, मोस्टली मैनेजर की होती है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप कॉपी भी मांग सकते हैं,
कई डॉक्यूमेंट्स की, बुक्स की, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उनके बुक्स में ही, डॉक्यूमेंट्स में एक आइडेंटिफिकेशन मार्क छोड़ के जाते हैं कि अगली बार ये आएंगे तो वेरीफाई करने के लिए, या हमें ध्यान रहेगा अच्छा ये हम कर चुके हैं, नेक्स्ट डे आके हमें कुछ और करना है। इट में ऑल्सो आप जब्त भी कर सकते हैं कहीं केसेस में, ठीक है, या फिर आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट देख के गए हैं, डॉक्यूमेंट्स देख के गए हैं, आप अपने साथ भी लेके जा सकते हैं, पर आपको फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्या रीजन है कि हम इन्हें साथ क्यों लेके जा रहे हैं। एंड व्हाट इज एन आईटी सर्च, ये हमने देख लिया आईटी सर्वे क्या होता है, सटल इनफ, ओके, पहली स्टेज है, पहली भी स्टेज क्या, एक डिसेंट आप कह सकते हैं आईटी एक्शन है। लेकिन आईटी सर्च क्या होता है, जिसे हम रेड भी कहते हैं। ऑल्दो द वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रीलिम्स में अगर ये स्टेटमेंट लिखी है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 डज नॉट डिफाइन द वर्ड रेड, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में रेड शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, बट अ वर्ड called search has been defined in the IT Act. Section 132 जो है एक्ट का, वो डिफाइन करता है सर्च क्या होता है, और सर्च और रेड एक ही होता है। Okay, under this section, the IT department can carry out inspection by entering and searching any building where it has reasons to believe someone is in possession of undisclosed income or property like money or gold. तो जब भी किसी authorized officer को या IT department को ये आशंका होती है, ये शक होता है किसी पे कि इनके पास इस बिल्डिंग में दे आर इन पोजेशन कोई एक अनडिस्क्लोज, उन्होंने ये इनकम बताई नहीं है, डिस्क्लोज नहीं की है, या यहाँ पे गोल्ड पड़ा है, या मनी पड़ी है, कैश पड़ा है स्टॉक में, तो उनको अगर ऐसा लगता है तो वो बिल्कुल अलाउड है, जा सकते हैं, इंस्पेक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। दे कैन गो एंड कंडक्ट अ सर्च ऑफ द एंटायर बिल्डिंग। ओके, वहां क्या था, सिर्फ आप बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह को वेरीफाई कर रहे हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैनेजर से अच्छे से बात कर रहे हैं, चाय पिलाएंगे, पानी होगा, तो सर्वे इज अ गुड थिंग सॉर्ट ऑफ, है ना, अभी डिसेंट है यहाँ पे। लेकिन आईटी सर्च में इट सॉर्ट ऑफ कैन हरास यू। So what is the difference? Broadly speaking, a search is more serious proceeding than a survey. तो सर्वे से serious proceeding हो जाती है एक search या एक raid with larger consequences. Of course, searches can be carried out only ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, क्योंकि only शब्द पढ़ते ही आप गलत मार्क करके आ जाएंगे। या फिर इसको और भी ऐसे ट्रिक किया जा सकता है कि सर्च के स्टेटमेंट में which of the following statements with respect to the difference between IT search and IT surveys are correct, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है और उसमें 3-4 स्टेटमेंट्स दी होती हैं, तो अगर उसमें स्टेटमेंट को उल्टा कर सकते हैं, ठीक है, फ्लिप कर सकते हैं, सर्वे की डेफिनेशन में सर्च लिख देंगे, सर्च की डेफिनेशन में सर्वे लिख देंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो सर्वे है, जो एक लेवल नीचे वाली चीज है, तो सर्वे में जो आप सर्वे कैरी आउट करोगे वो केवल वर्किंग आवर्स जो हैं, और वो भी बिजनेस डेज पे तभी कर सकते हो। लेकिन जो सर्च है, रेड है, कैन हैपन ऑन एनी डे, किसी भी दिन हो सकती है, वर्किंग डे है नहीं है डजंट मैटर, बिजनेस डे है नहीं है, लेकिन सनराइज के बाद। और जरूरी नहीं है कि वर्किंग आवर्स खत्म हो गए 5 बजे तो आपने जाना ही जाना है, नहीं, जब तक आपका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता, रात के 10 बज जाए, 11 बज जाए, you can continue with your search. While the scope of a survey is limited to the inspection of books and verification of cash and inventory, in search the entire premises can be inspected. यानी कि अगर आपको लगता है यहाँ गोल्ड छुपा हो सकता है, यहाँ मनी रखी हो सकती है, कुछ भी आप पुलिस की हेल्प के साथ अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स को रिकवर करने के लिए कर सकते हैं। अब हम एथिक्स की केस स्टडी डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में, और आप खुद जाके चेक करके देख सकते हैं कि क्या सच में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं। और ये ना ही केवल आपके एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक आर्टिकल, और इसी के ऊपर एक और आर्टिकल, मुंबई मैन किल्स लिव इन पार्टनर, हाइड्स बॉडी इन बॉक्स बिफोर कॉलिंग स्क्रैप डीलर। तो देखिए हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा वालकर केस ऑलरेडी आ चुका है, और श्रद्धा वालकर केस से ही मिलते जुलते 2 और केसेस आए हैं। इसीलिए ये लिव इन रिलेशनशिप्स में जो मर्डर्स हो रहे हैं, इट्स वेरी सीरियस। आपको नहीं पता इस पे किस तरह के क्वेश्चन जा सकते हैं। मे बी आपसे एंगर पे क्वेश्चन आ जाए कि लिव इन रिलेशनशिप्स में व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस एंगर, और कैसे इसको डील किया जा सकता है। या आपसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं वो इंडियन कल्चर के खिलाफ है कि नहीं, या फिर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डज लॉ टॉक अबाउट लिव इन रिलेशनशिप्स। इस तरह से कोई भी एथिक्स की फुल फ्लेज्ड केस स्टडी भी आ सकती है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हम ब्रीफली, बहुत ब्रीफली देखेंगे कि केसेस हैं क्या, फिर उसके बाद आई वुड हैव अ डिस्कशन विद यू। ऑलराइट, Man kills live-in partner, hides body in box before calling scrap dealer. तो यहाँ पे to ensure that the scrap dealer whom he had called to his rented, okay, देखिए यहाँ पे मेघा टॉर्वी जी, the girl of course, and हार्दिक शाह,
तो उनकी फोटो है, लेकिन ये जो हार्दिक शाह है, ही हैपेंस टू बी द सन ऑफ अ डायमंड मर्चेंट, लेकिन अपने घर से भी निकाल दिया गया था इन्हें, क्योंकि ही सॉर्ट ऑफ फ्लेड हिज होम विद मनी एंड लैक्स ऑफ रुपीज, इस तरह का सारा पैसा लेके भाग गए थे एक समय पे, और ये लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ही इज 40 एंड द यू नो द गर्ल यूज टू बी 27। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ही टाइम पहले स्क्रैप डील, मतलब इनको जब मार दिया और फिर उसके बाद क्या किया, एक स्क्रैप डीलर को स्क्रैप बेचनी थी, अपने फर्नीचर, अपने यूटेंसिल, सबको उन्होंने 4500 रुपीज़ में बेचे, क्योंकि उनके पास राजस्थान जाने के लिए टिकट करवाने के भी पैसे नहीं थे। एंड ही फ्लेड द नेक्स्ट डे। पर एक बेड उन्होंने सेल पे जो नहीं लगाया था, वो बेड था जिसमें उन्होंने अपनी पार्टनर को मार के रखा था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइल ऑन हिज वे। अब देखिए ये एथिक्स की केस स्टडी में, ये क्योंकि क्या करते हैं ना, एथिक्स की केस स्टडी में कुछ भी ब्लैक नहीं होता कंप्लीटली, आप हमेशा देखिएगा उसमें ग्रे बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें एक ऐसा एलिमेंट भी डाल देंगे, लेकिन लड़के को मारने के बाद खुद ही रिग्रेट हो रहा है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो सुसाइड करेंगे। ठीक है, तो आप फिर, ताकि आपका जो स्टैंड है वो सॉफन हो जाए, या कुछ भी ऐसी इस तरह की चीजें करने की कोशिश करते हैं। वाइल ऑन हिज वे टू राजस्थान ऑन मंडे ही मैसेज टॉर्बीज रिलेटिव। उन्होंने अपनी पार्टनर के रिलेटिव को मैसेज करके कहा कि उनकी जो बॉडी है मेरे पार्टनर की, वो बेड के बॉक्स में है, आप उनको वहां से निकाल सकते हैं, और वो मरने जा रहे हैं सुसाइड से। द रिलेटिव देन इन्फॉर्म ऑफ, फिर इन रिलेटिव ने ब्रोकर को बोला कि देखिए वो जो फ्लैट है उसमें आप जाके देखिए बच्ची की बॉडी है, इस तरह से जो भी उन्होंने बोला, और रिकवर हुआ और पूरा केस खुला। ओके, और लड़के ने 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी, और ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हमें केस पता चल गया। अब हमें एक और केस देखना है ब्रीफली। आई होप आप जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये चल रहा है केस। Injuries suggest Nikki put up a fight, panicked Sahil drove for hours, police. तो निक्की यादव की यहाँ पे बात हो रही है, 24, who was allegedly strangled by her live-in partner Sahil Gehlot, also 24, who then stuffed in a fridge. अब देखिए क्या, इनकी शादी थी साहिल गहलोत की अगले दिन, और उससे आई थिंक एक ही दिन पहले इन्होंने अपनी लिव इन पार्टनर को मार के वरना में अपनी कार में, और फिर उसके बाद अपना एक ढाबा था वहां पे ले जाके उनके फ्रिज में, क्योंकि वो ढाबा बंद था, क्योंकि उनकी शादी की, लड़के की शादी की प्रेपरेशन चल रही थी, किसी को पता नहीं था, उसके फ्रिज में जाके स्टफ कर दिया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। तो देखिए अब हमें डिस्कशन करनी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हर तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पंजाबी, अब देखिए आप कहीं चीजों से जो मैं बोलूंगी अग्री कर सकते हैं और नहीं भी अग्री कर सकते हैं, क्योंकि कहीं चीजें जो मैं बोलूंगी उससे कहीं ना कहीं मैं पर्सनल लेवल पे अग्री नहीं करती, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी की पीयू की साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो वहाँ की टीम है, उनकी एक स्टडी है, तो हम इसलिए देख रहे हैं। तो साइकोलॉजी क्या है, पहली बात तो ठीक है कि लिव इन रिलेशनशिप और मैरिजेस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए मैरिजेस और लिव इन रिलेशनशिप में डिफरेंट क्या है। अगर हम लिव इन रिलेशनशिप को देखें तो उसमें कोई सोशल क्लेम नहीं होता, कोई पोजीशन अटैच्ड नहीं है इसमें। मैरिज में क्या होता है कि फैमिलीज इन्वॉल्व हैं एक दूसरे में, इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ बाउंड हैं विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देमसेल्व्स, फॉर ईच अदर, फॉर देयर किड्स इन देयर फैमिली, ये सब कुछ होता है। इन लिव इन रिलेशनशिप देयर इज नो सच कमिटमेंट, देयर इज नो सच सोशल क्लेम। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। फिर आप जानते हैं कि there's an absolute freedom in live in relationship that you can move on in case the things don't work out. In marriage of course वहाँ भी ये है, but it's a difficult thing. Okay, और और अब हम देख रहे हैं कि as the PU's case study says, you might agree, you might not agree, कि there's a lot of opportunities available before the living partners, है ना। तो फिर इसीलिए you can be with one person today, another tomorrow, and there's no harm in that, and there's no problem in that. तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूजुअली देखिए क्या होता है कि हर एक रिलेशनशिप का यू कैन राइट इन दिस फैशन, ये पीयू की केस स्टडी बताती है, और ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। हर एक रिलेशनशिप का तीन पहलू होते हैं, तीन स्टेजेस होते हैं, एक्चुअली तीन फेजेस होते हैं। पहले अफेक्शन होती है, फिर इंटीमेसी होती है, और फिर लव होता है। ठीक है हर एक रिलेशनशिप का, चाहे वो मैरिज हो कुछ भी हो, मतलब इस तरह का। तो लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है, इट्स मोस्टली अबाउट द पीयूज केस स्टडी सेज दिस, you might agree, you might not agree, okay, because in certain cases I don't, okay, लेकिन live in relationship में it's mostly about passionate intimacy,
It's all about the physical relationship, the case study says. Some of them say this, not everybody agrees with it. Okay, तो कोई commitment नहीं है, कोई responsibility नहीं है. It's the 3 stages में से जो मैंने बोला, affection, intimacy and love, उसमें सिर्फ intimacy वाला जो aspect है यहाँ पे आ रहा है, ऐसा कहना है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यूजुअली मैरिजेस में क्या होता है, और ये बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे इन्होंने बात बोली है और आप शायद रिलेट कर पाएंगे. तो मैरिजेस में क्या होता है कि जब भी आपको गुस्सा आता है, कोई लड़ाई होती है अपने पार्टनर के साथ, है ना, तो फिर आप कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, बाकियों को, जिन रिश्तेदारों ने, जिन्होंने आपकी शादी करवाई या सजेस्ट किया, तो आप कहते हैं उनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब होगी. तो मतलब ये सब कुछ होता है. लेकिन अब इन अ लिव इन रिलेशनशिप यू कांट पुट योर ब्लेम्स ऑन एनीबॉडी, not your parents, because they never got you into a live-in relationship, not in anybody, no relative. So you can blame each other, और फिर आपका जो गुस्सा है वो फिर एक दूसरे के ऊपर ही निकलेगा, है ना, समझ रहे हैं. और रेज में तो कुछ भी हो सकता है. अब लेकिन एक और यहाँ पे पीयू की स्टडी में लिखा है, देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, विच इज ऑफ कोर्स वेरी प्रैक्टिकल, और यही आंसर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप देंगे कि आपको क्या लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप्स में इस तरह के जो एंगर इज टेकिंग ओवर लव, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. तो फिर आपको आंसर यही देना है कि ऐसा नहीं है कि ये सारे केसेस लिव इन रिलेशनशिप में ही हो रहे हैं, मैरिजेस में भी ऐसे केसेस होते हैं, हमें पता है, हम सुनते आए हैं. तो ये जरूर इसको स्पेसिफिकली अटैच कर देना लिव इन रिलेशनशिप के साथ, पार्शली करेक्ट बट नॉट कंप्लीटली. ओके, एंगर जो बेसिक इशू है वो एंगर है यहाँ पे, बिकॉज एंगर कैन मेक एनी पर्सन रिएक्ट इन स्ट्रेंज वेज, कांट इट. तो यहाँ पे इसीलिए जब आप एंगर ऑलरेडी देखिए, कम से कम दो से 3 बार GS4 के पेपर में एंगर पे क्वेश्चन आ चुका है. How to deal with anger. Anger is a gateway to hell. Anger takes on your head and you just flow into the emotions. In rage you can do anything. Your head doesn't work. And ये सारे points आप लिख के आते हैं. तो जो बेसिक इशू है वो है एंगर. समथिंग हैज टू बी डन विद दैट, क्योंकि जो यूथ है, अगर क्वेश्चन अगेन इस तरह का है कि यूथ में एंगर एक बहुत बड़ी चीज है जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं हो, क्योंकि यूथ में बहुत एनर्जी होती है, और वो अगर एनर्जी को सही जगह चैनलाइज किया जाए तो वो बहुत, इट कैन डू वंडर्स फॉर यू, राइट. पर अगर उस एनर्जी को, उस रेज को, उस पैशन को आप गलत जगह लगाएंगे तो कुछ भी हो सकता है. इट कैन लीड टू एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस, एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस. तो वो चीज आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है. ओके, यू कैन एंड अप कमिटिंग वायलेंट क्राइम्स. तो एक तो हमने ये साइकोलॉजी वाला एस्पेक्ट, ये पीयू की स्टडी यहाँ पे खत्म होती है, हमने डिस्कस कर ली. ठीक है, फिर उसके बाद आपको बहुत सारी और चीजें लिखनी है. अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिव इन रिलेशनशिप ओवर मैरिज, तो आप क्या लिखेंगे. कॉन्स तो जो भी हमने डिस्कस किए, सोशल कमिटमेंट नहीं है और ये सब वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ आप लिख देंगे. प्रोज लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप फ्रीडम लिखेंगे. ओके, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो फ्रीडम के बारे में लिखेंगे. ओके, मैरिज के ऊपर आप एक लीगल एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट लिखेंगे. आर्टिकल 19 क्लॉज ए के बारे में लिखेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आप आर्टिकल 21 लिखेंगे, राइट टू लाइफ के बारे में लिखेंगे, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी. ओके, तो वहां से आता है लिबर्टी, वहां से आती है आपके पास. ठीक है, तो ये आप पॉइंट लिखेंगे. फिर और क्या लिखेंगे कि इजी टू ब्रेक अप, है ना. तो वो एक यहाँ पे आप इसको प्रो ही गिनेंगे, प्रो एक एडवांटेज ही गिनेंगे कि क्या होता है कि इफ यू से वांट टू डिसॉल्व अ मैरिज, इट विल टेक अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर पार्ट, अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट्स अ टीडियस प्रोसेस, इजंट इट. ठीक है, तो फिर बहुत कुछ है उस चीज में, बट इट इज इजी टू ब्रेक अप, है ना, राइट. हम लिव इन रिलेशनशिप की अगर बात करें तो फिर आप ये लिखेंगे. और सबसे जो पॉजिटिव, जिससे कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ, अगर मैं एक पर्सनल आपको बात बताऊं तो, कि live in relationship is just not about intimacy. So I sort of happen to disagree with that. और आपको भी ये चीज, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, तो आपको ये चीज बोलनी है कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ रिहर्सल फॉर अ मैरिड लाइफ. इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट. ओके, तो आपको इस तरह से बोलना, आप सोच के देखिए कि इफ यू से यू वांट टू स्पेंड योर एंटायर लाइफ विद समबडी, यू कैन गिव इट अ चांस. आप इस तरह से कुछ लिख के आइए, एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट देखिए, आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी हैं कि नहीं है. अफेक्शन तो किसी के साथ भी हो जाता है. ओके, तो उस तरह से आर यू एबल टू एडजस्ट विद ईच अदर, यू नो अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द पर्सन, यू नो अबाउट द एनीथिंग, है ना. तो एक दूसरे के व्यूज अलाइन करते हैं कि नहीं, क्या इस तरह की चीजें पता चलती है. ठीक है, तो ये आप 6-7 पॉइंट लिख के आ सकते हैं.
ओके। और फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन, अब हम एक और एंगल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन अगर ये है कि कि इस मल्टी कल्चरल और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम जो देख रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप, क्या ये गलत, क्या इज इट अ थ्रेट टू इंडियाज कल्चर और व्हाट, है ना? तो ये चीज़, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें ऑफ कोर्स आप लिखेंगे कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, हमें ऐसा नहीं लगता कंप्लीटली कि इंडियन कल्चर और इस सब के खिलाफ है। क्योंकि देखिए, जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वो इट डेट, देयर आर एम्पल नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो आपको अपने माइथोलॉजी से मिल जाएंगे, जो इस तरह की चीज़ें, तो आप उनको कोट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो लिव इन रिलेशनशिप का, अगर हम हम इंडिया का ही अगर केस देखें तो बहुत पहले, आई थिंक 1920s में बॉम्बे हाई कोर्ट के पास एक केस आया था इससे रिलेटेड, लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो इट इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी ओल्ड थिंग, ठीक है, जैसे हम आई थिंक मोहब्बत अली वर्सेस मोहम्मद इमरान खान, ऐसा कुछ केस था 1920s का, 1929 का। तो उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही कहा था कि देखिए, अगर आप प्रोलॉन्ग्ड कोहैबिटेशन करते हैं, दैट्स मतलब उसको हम मैरिज ही समझेंगे। तो उसको वो फिर ये केस है जिसने प्रिमाइस रखा, जिसने ग्राउंड रखा है लिव इन रिलेशनशिप्स का भारत में, उसको लीगैलिटी देने का, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप इस तरह से लिखेंगे। और कल्चर तो भारत का लव का है ना, अफेक्शन का है, एक दूसरे का साथ निभाना संभालने का है। तो उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके वो इम्प्लीमेंट अगर सही से नहीं हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप इस तरह से घुमा फिरा के लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम अगर कोई एस्पेक्ट यहाँ पे रह गया है तो, और आपसे क्या पूछा जा सकता है, कुछ कुछ चीज़ें देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहाँ डाल सकते हैं, आप मालीमठ कमेटी के बारे में लिख सकते हैं। तो एक और चीज़ प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में हम इतना कुछ देख रहे हैं, श्रद्धा वालकर केस वाज ऑफ कोर्स वेरी हॉरिफाइंग। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, बद्री प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, 1978 की एक जजमेंट है। तो उसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि देखिए, लिव इन रिलेशनशिप्स लीगल हैं। आई रिपीट, बद्री प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, 1978। तो उसमें ये बोला गया है लिव इन रिलेशनशिप्स लीगल है, लेकिन जैसे हम उसको प्रिज्यूम कर रहे हैं कि मैरिज के जैसा है, तो लिव इन रिलेशनशिप भी, उस पर भी वो मैरिज वाली चीज़ें अप्लाई होंगी कि एज ऑफ मैरिज पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंच चुके, 18-21 है कि नहीं है, कंसेंट है कि नहीं है, साउंडनेस ऑफ माइंड है कि नहीं है, मेंटल हेल्थ सही थी, ठिकाने था तब आप आए, कंसेंट है, सब कुछ हेल्दी था। ये 3 चीज़ें, एज ऑफ मैरिज, कंसेंट, साउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल हेल्थ, ये 3 फैक्टर्स देखे जाएंगे, तब एक लीगल मैरिज, जो एक लिव इन रिलेशनशिप है वो लीगल होता है, लेकिन लीगल है। तो आप बद्री प्रसाद केस जरूर मेंशन करके आइएगा। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा। और एक और चीज़, ये चीज़ हमने एडिटोरियल में भी एक देखी थी, ओके, कि और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005, वो एक खुशबू केस था, एस खुशबू वर्सेस कन्नाईमल, 2010 का एक केस है। आपके लिए केस जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि 2005 का ये प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये अप्लाई करता है नॉट ओनली ऑन मैरिड विमेन। ये डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज़, आप अगर एक लिव इन पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहा है तो इसके लिए भी यू कैन सीक हेल्प, इट्स लीगल कंप्लीटली, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पर देखिए क्यों नहीं हो पाता, हमने श्रद्धा वालकर के केस में भी यही देखा था, और इस हर केस में हम यही देख रहे हैं कि क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि एक सोशल टैबू अटैच है ना लिव इन रिलेशनशिप के साथ। तो और आप ये भी लिखेंगे, अगर आप अपने आंसर्स को बहुत ही होलिस्टिक बनाना चाहते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो सोशल मीडिया विक्टिम टारगेटिंग होती है, कि कि लड़कियों में दिमाग नहीं होता, माँ बाप के खिलाफ चली जाती हैं, और फिर यही होता है जो बच्चे नहीं सुनते, ये बहुत होता है, राइट? अब इसमें आप कितना अग्री करते हैं, कितना डिसअग्री करते हैं, मुझे नहीं पता। पर एक ये भी तो एस्पेक्ट है ना, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि माँ बाप बहुत बार दे स्टॉप टॉकिंग टू देयर चिल्ड्रन, के अपनी बेटी के साथ, फॉर एग्जांपल, के आपने हमारे खिलाफ जाकर, और हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर वो बेटी भी क्यों, वो किस मुंह से कॉल करेगी अपने माँ बाप को या अपने रिलेटिव्स को कि मेरे साथ कुछ दिक्कत हो रही है, कि ये मेरा जो पार्टनर है वो मेरे को मारता पीटता और मैं नहीं रहना चाहती, इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, सोशल टैबू, इतना कुछ जो माँ बाप ने यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आ जाते हैं फैक्टर्स के रूप में, और फिर उसके बाद द गर्ल के नॉट, और द वुमन के नॉट सीक हेल्प। सो जो सेफ प्लेसेस और ये एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी पूछा जाएगा।
ओके। और साथ में देखिए एक लेकिन चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियों के पार्ट पे भी, कि आप अगर आप जल्दी समझ नहीं पाते, इफ़ यू फेल टू रिकग्नाइज वार्निंग साइंस इन द नेम ऑफ लव, आपको लगता है ये प्यार ही है, प्यार ही है, ये आप लिख के आएंगे अपने पेपर में, ठीक है। तो इफ़ यू फेल टू रिकग्नाइज सच वार्निंग साइंस, पहली बार अगर आपने किसी लड़के ने आपको थप्पड़ मारा, इट्स देयर, इट्स द एंड। ओके, एंड यू थिंक ओ वो सुधर जाएगा, हम सुधार लेंगे, नॉनसेंस। ओ कम ऑन, ये एक है जो लड़कियों के पार्ट पे, ऑफ कोर्स दिस हैज टू चेंज। ओके, तो ये चीज़ आपको, अगेन आप सारा सोसाइटी पे ब्लेम नहीं डाल सकते, कुछ तो आपको ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों के उस पर भी रखनी पड़ेगी। अब देखिए आई थिंक इससे ज़्यादा एटलीस्ट आपका एक बहुत माइंडसेट तो बन ही गया होगा कि आपको क्या लिख के आना है क्या नहीं। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नेरेटिव्स सीक टू रन इंडिया डाउन, नीड बोल्ड काउंटर। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा है, उन्होंने बोला है कि देखिए डॉक्टर्ड नैरेटिव्स होते हैं, मैन्युपुलेटेड और फोर्ज्ड और बनाए हुए फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स होते हैं आजकल, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को रन डाउन करना चाहते हैं। आप बेसिकली इन्वेजन का नया तरीका वेस्टर्न कंट्रीज ने, इन्होंने बोला तो नहीं पर इस तरह की कंट्रीज ने इन्वेजन का नया तरीका ढूंढा है, सो दे डंप इंफॉर्मेशन हियर, सो इट्स अनदर वे ऑफ इन्वेजन। तो यहाँ बेसिकली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात की जा रही है। अब देखिए अगेन ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, मैं इस पर अपना एक भी शब्द नहीं बोलूँगी, ये आप पे डिपेंड करता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं प्रेजेंटली वो ये कहते हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स आते हैं आए दिन, मैं उनको नहीं पढ़ती बिकॉज इट कैन गेट अ लिटिल पॉलिटिकल, एंड वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ कोर्स अ वेरी prestigious post, so we shouldn't be getting into that, and it's not important from your exam perspective। लेकिन जैसे उन्होंने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और बहुत सारी चीज़ों पे अभी हम एक्सपांज कर देना बहुत सारे बातों को ऑपोजिशन द्वारा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वाइस प्रेसिडेंट थोड़ा इम्पार्शल नहीं दिखते, तो ये बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं। तो अब ये अगेन आप पे डिपेंड करता है, आई एम लीविंग इट अप टू यू, पहली बार हो रहा है नहीं हो रहा, ये आप खुद जाइए पढ़िए बाकी केसेस को, but we have to boldly neutralize it, the invasion, Dhankar said in an interaction with a group of Indian Information Service। so Indian Information Service probationers के साथ interact करते हुए अपने रेजिडेंस पे उन्होंने ये सारी बातें कही हैं कि आपको बनना है रियल प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। In the last decade or so, a narrative was set forth by a global news house that seeks to lay claim on its reputation, and the narrative was that someone possessed weapons in mass destruction. Okay, this is not important, बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ बात क्या बोली गई है। Big infrastructure push for villages on border, 7 new ITBP battalions। तो देखिए ये बात आप जानते हैं कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, अगर आपका GS3 में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड, के बॉर्डर एरियाज में प्रॉस्पेरिटी नहीं पहुंच पाती, सोशो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं पहुंच पाती, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम आपको मेंशन करना ही है। ओके, आपको BSNL का एग्जाम्पल लिखना ही है, ठीक है, कि कैसे इंटरनेट प्रोलिफरेशन और ये सब चीज़ें आप लिख के आएंगे। इन अ कंसर्टेड पुश टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द कंट्रीज नॉर्दर्न बॉर्डर अमिड द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ विद चाइना, द यूनियन कैबिनेट वेडनेसडे अप्रूव्ड the allocation of rupees 4800 crore for center's vibrant villages program। तो इसमें बेसिकली विलेजेस को इतना वाइब्रेंट बनाना है हर एस्पेक्ट में, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एस्थेटिक, हर तरह के एंगल में, ताकि वहाँ से माइग्रेशन ना हो, वहाँ के लोगों को ऐसा ना लगे कि यहाँ कमाने के तो कोई एस्पेक्ट्स ही नहीं है, हम क्यों बच्चों को पढ़ाई का कुछ है ही नहीं यहाँ पे, पढ़ के लिख के यहाँ पे जॉब्स ही नहीं है ना, तो माइग्रेट ही करके जाना है किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में, सो इट्स नो यूज। तो उसी को इतना सशक्त बना दीजिए। हम देखिए माइग्रेशन के केस में भी आप वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लिख सकते हैं। अर्बन रूरल माइग्रेशन जब आप पढ़ते हैं तो उसके केस में आप पूरा लिखते हैं कि आप रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज की तरह बनाइए ना, वहाँ पे भी IITs बनाइए ताकि वो छोड़ के जाए ना, वहाँ पे इस तरह के IT जॉब्स का एवेन्यूज लेके आइए। तो वैसे यहाँ पे आप बॉर्डर सिक्योरिटी जो रीजन हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, उसमें भी खुद को इतना वाइब्रेंट बना दीजिए कि माइग्रेशन ना हो। 663 बॉर्डर विलेजेस के लिए ये है। ओके, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल देयर, तो वही सारी चीज़ें, वुड स्ट्रेंथन बॉर्डर सिक्योरिटी एट द सेम टाइम। ओके, और हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश यहाँ पे दिया जाएगा
जो भी चीज़ें होती हैं. The centrally sponsored village program over the border areas of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim and Ladakh. ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं. और साथ ही में 7 बटालियंस भेजे जाएंगे ITBP के. ओके, बीइंग द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑन द चाइना. तो ये आप जानते हैं. देखिए, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि BSF कहाँ है, ITBP कहाँ है बेसिकली, और जो नेपाल वाली कौन सी सीमा बल है, SSB है ना. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से बॉर्डर पे. हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो अब देखिए, हमें एक आर्टिकल देखना है और उसके साथ एक एडिटोरियल भी है ये. फिर उसके बाद हम मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, लेट मी जस्ट अलाइन इट. एयर इंडियाज ऑर्डर अनपैक्ड. अब देखिए, ये आर्टिकल डिस्कस करने के बाद, और यहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल सिग्निफिकेंस भी दी हुई है. इंडियन एविएशन के लिए क्या इसका सिग्निफिकेंस है, एयरबस वर्सेस बोइंग इन इंडिया, ये भी देखने के बाद हमें इसका एक छोटा सा एनालिसिस डिस्कस करना है जो द हिंदू में आया है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. उसमें से भी कई चीज़ें ऐसी हैं, आप उससे अग्री करते हैं, नहीं करते, आप उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, 1-2 शब्द ऐसे हैं, पर बाकी एनालिसिस बहुत अच्छा है. एयर इंडियाज ऑर्डर अनपैक्ड. तो देखिए क्या हुआ है. Tata Group owned Air India placed 2 mega orders on Tuesday. Tuesday को जो टाटा ग्रुप द्वारा ओन किया गया एयर इंडिया है, उसने 2 बहुत बड़े ऑर्डर्स प्लेस किए हैं. क्यों, किस चीज़ के? 470 एयरक्राफ्ट्स के, जिसमें से 250 प्लेन्स आएंगे यूरोप के एयरबस से और 220 आएंगे बोइंग से, यूनाइटेड स्टेट्स के. दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्डर प्लेस्ड बाय एन एयरलाइन इन वन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ओके, तो हमने 2011 में एक इस तरह का फीट स्टैब्लिश किया गया था अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा, जिसमें उन्होंने 460 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए थे, पर यहाँ पे कितने? 470. तो पूरे संसार की पहली एयरलाइन बन गई है अभी एक ही बारी में इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करने की. द बिगेस्ट ऑर्डर बाय एन इंडियन कैरियर बिफोर दिस वाज इंडिगोज 300 aircraft order in 2019. Going by the list price, the AI order, Air India का order value कितना बनेगा? $70 billion और $80 billion के आसपास. ठीक है. However, manufacturers usually, लेकिन अब इतना बड़ा ऑर्डर है, कोई डिस्काउंट मिल सकता है. देखते हैं कि कितना डिस्काउंट मिलेगा. Global significance. The significance of the order goes far beyond Air India and India's aviation sector. Air India के लिए of course 470 एयरक्राफ्ट आएंगे, अपना वो एक्सपैंड करेंगे बिजनेस को, और ये सारी चीज़ें है. इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, पर साथ साथ में एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस है इस डील का, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की तरफ से डिफरेंट ट्वीट्स, क्योंकि कोई ऑडियो कॉल पे था, कोई वीडियो कॉल पे था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो यहाँ पे थे ही, तो उन सब ने बहुत सेलिब्रेट किया इसको कि ओ माय गॉड, व्हाट अ डील. तो बाइडेन ने कहा कि जो बोइंग को बेसिकली ऑर्डर मिला है, ये ओवर 1 मिलियन जॉब्स 44 यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट्स में बेसिकली क्रिएट करेगा. तो जॉब क्रिएशन. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो एयरबस के साथ बेसिकली जो आपने डील साइन की है, ये इट वुड ऐड बिलियंस ऑफ पाउंड्स टू द UK. और एयरबस की डील क्यों UK के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो रोल्स रॉयस है, जो हमने पहले भी देखा था, वो एक इंजन मेकर है इस डील में. ठीक है. सो इट विल क्रिएट जॉब्स इन द UK वेयर पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी मैन्युफैक्चर्ड. मेजर वेस्टर्न इकोनॉमीज आर इन द मिडेस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक स्लो डाउन. आप जानते हैं वेस्टर्न इकोनॉमीज का, स्पेशली UK, बाकी यूरोपियन इकोनॉमीज की क्या हालत है और किस चीज़ से गुजरे हैं वो, और क्या कितनी बड़ी न्यूज़ होगी उनके लिए ये. एंड आर लुकिंग टू स्पर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट. आप देखिए क्या है इसकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस, क्या है, हाउ इंडिया इज अ मास्टर एट इट. लिटरली आवर फॉरेन पॉलिसी इज डूइंग वंडर्स एट दिस मोमेंट. ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि हम कितना परेशान कर चुके हैं वेस्ट को. हम रशियन क्रूड ऑयल, जब हमसे बार बार सवाल पूछा जाता है कि आपके हाथों पे भी वही खून लगा है जो रशिया के हाथों पे लगा है, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो, जो तेल आ रहा है वो खून है, इट्स नॉट तेल. ओके, तो ये बार बार हम पे एलिगेशन जो लगाएगी, और पूरा वेस्ट हमारे जब खिलाफ था, लेकिन बोल कोई नहीं सकता ना. तो इसके हमने थोड़ा सा उनको खुश करने के लिए क्या किया, इतनी बड़ी डील साइन. सो इट्स अ गुड ऑप्टिक्स फॉर इंडिया, इजंट इट. तो ये चीज़, क्योंकि यूरोप में जॉब्स क्रिएट होंगी, US में जॉब्स क्रिएट होंगी, सो इट्स अ गुड ऑर्डर, इट्स अ गुड
तो ऑप्टिक्स दिखने में सुनने में बड़ा अच्छा है। वेस्ट कंट्रीज खुश हैं, वो वैसे बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। मिस्टर मोदी ने बस इतना ही बोल दिया उज्बेकिस्तान में दैट दिस एरा इज नॉट अ वॉर, उतने में खुश हो गए। हम कौन सा रशिया के साथ कुछ बंद कर रहे हैं अपना, वो हमारा आज भी दोस्त है, वैसे ही दोस्त है जैसे पहला था। और हमें पता है कि आप किसी के सगे नहीं हैं, आप किसी को भी छोड़ के जा सकते हैं बीच में, और क्या किया है आपने बहुत कंट्रीज के साथ, तो हमें सब कुछ पता है। पर ओके, विल मेक यू हैप्पी. This era is not of war. The message seems to be that India and Indian companies are open to business with the world. तो वही चीज़ इंडियन कंपनीज ने, इंडिया ने एक मैसेज भेजा है, सिग्नल भेजा है पूरे संसार को कि हम देखिए किसी के साथ भी बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, irrespective of the region and geopolitics. Do not worry, we are everybody's friend. The fact that announcement has come in the year of India's G20 presidency adds strategic value to the order. और हम G20 के प्रेसिडेंट भी है इस टाइम पे, तो गुड इनफ, सोने पे सुहागा. एयर इंडिया एंड इंडियन एविएशन, तो ऑफकोर्स एयर इंडिया के लिए तो अच्छा है ही. तो एयर इंडिया जब से टाटा ने टेक ओवर किया 1 साल पहले, तो उनका एक स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप आया है विहान एआई. तो उसमें उन्होंने प्रिपेयर करना है कि यू वांट टू ग्रो द नेटवर्क एंड फ्लीट, और ये सब कुछ बढ़ाना है सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, मार्केट लीडरशिप के लिए. तो उस केस में इट्स अ गुड थिंग. तो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी ओनली जो ये लेके आए हैं, ये रोड मैप का ही पार्ट है. एयरबस वर्सेस बोइंग इन इंडिया. ओवर द इयर्स एयरबस हैज इमर्ज्ड एज एन अनडिस्प्यूटेड लीडर in India's domestic aviation space, with the lion's share of narrow body planes coming from its stable, specifically A320 family. Okay, तो ये इतना important नहीं है. Of course, Boeing से ज़्यादा एयर इंडिया ये एयरबस की सिग्निफिकेंस है. लेकिन इससे पहले कि हम ये आर्टिकल डिस्कस करें, हम एनालिसिस भी देख लेते हैं. बिटवीन BBC, बोइंग एंड एयरबस, मोदी सेट्स रूल्स ऑफ द गेम विद वेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके इंटरनेशनल रिलेशंस की परस्पेक्टिव से. हाउ वी अगर ये क्वेश्चन आ गया, डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि UPSC ने ना वो बैरियर्स ब्रेक करने शुरू कर दिए हुए हैं कि भाई घिसे पिटे क्वेश्चन है वो US, चाइना और इस तरह पे नहीं पूछेंगे. वो फुल फ्लेश्ड बहुत ब्रॉड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपके पास मैटर इतना होगा, आपको समझ नहीं आएगा लिखें क्या. तो फिर वहाँ पे आंसर राइटिंग आती है कि आपको समझ आना चाहिए, अच्छा कितना क्रिस्प, कितना प्रिसाइज, जिससे सब कुछ समझ आ जाए 1-2 शब्द लिख के ही, हर एंगल डाल डाल के. ठीक है, तो इस तरह से प्रिपेयर करना. तो ये वेस्ट के साथ अगर आ जाए कि ऑन व्हाट टर्म्स डज इंडिया वांट टू वर्क विद वेस्ट, एंड हाउ इज इंडिया बैलेंसिंग वेस्ट एंड द ईस्ट, और इस तरह से कुछ आ जाए, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट. एज इट हैपन, तो आप उसमें ये टाटा ग्रुप की ये डील लिखेंगे. ठीक है, एज इट हैपन ऑन द सेम डे द टाटा ग्रुप ओन्ड. तो देखिए बिल्कुल सेम दिन पे हुआ है कि एयर इंडिया ने जो अपना 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर अनाउंस किया, ओके, और बोइंग के साथ और एयरबस के साथ, और साथ ही में जब इनकम टैक्स की सर्वेज हुई BBC के ऑफिस पे, बिल्कुल सेम दिन हुआ है. Okay, just as Prime Minister Narendra Modi spoke about deepening strategic partnerships with US and France, BJP functionaries, including union ministers, accused the BBC of running an entire India agenda. Same दिन spokespersons और बाकी सारे ruling party के ये कह रहे हैं anti India. और same दिन हम उन्हीं के UK की है ना ये BBC, और हम वो वहाँ पे ऋषि सुनक सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओ व्हाट अ डील, है ना. सेम दिन हो रहा है सब कुछ. मिस्टर मोदी हैड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन ऑन अ वीडियो कॉल. सो मिस्टर मैक्रन वाज ऑन अ वीडियो कॉल, बाइडन वाज ऑन एन ऑडियो कॉल, और जो UK प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, वो उन्होंने ट्वीट किया, ठीक है, सेलिब्रेट करने के लिए. Whose country is also a beneficiary of the deal in which Rolls-Royce will be making the engines for Airbus aircraft, tweeted. Okay, ये चीज़ हमने देख ली. All this taken together reflects the terms of engagement with Mr. Modi wants. Okay, अब देखिए बेसिकली इन्होंने लिखा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन होती है, तो दिस इज हिंदुत्व स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन. ये इनका कहना है, जो भी ऑथर है एडिटोरियल के, एनालिसिस के, ये इनका कहना है. पर आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, और ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है. पर क्या टर्म्स हमने सेट कर दी हैं वेस्ट के साथ डील करने के लिए, वो हमें समझ आना चाहिए. और क्यों वेस्ट हमारे बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो हम देखेंगे. इसका बहुत प्रैक्टिकल देखिए, अगर वो हमको आउटस्मार्ट कर देते हैं, हर बार हम उनको कुछ बोले, तो हमें भी आता है. वो जो गेम खेल रहे हैं उससे हम आगे हैं, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी सरकार बताना चाहती है उनको. मिस्टर मोदी हैज़ रिपीटेडली रेफर टू 3 Ds. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ. आप जो आंसर्स लिखते हैं, आप उसमें आप लिख के आएंगे कि इंडिया के पास 3 Ds का एडवांटेज है: डेमोक्रेसी, डिमांड एंड डेमोग्राफी.
ठीक है। तो ये हमारे पास, क्योंकि डेमोक्रेसी तो आपको पता ही है, लोकतंत्र है, डिमांड आपको पता है, कंज्यूमर जितने हैं, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है जब इस पूरी दुनिया में, तो डिमांड है। डेमोग्राफी, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देते हैं, ठीक है। सो दिस मेक्स इंडिया एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द वेस्ट टू एंगेज एंड डू बिजनेस विद. दिस इज वाई वेस्ट एंड एनी कंट्री शुड डू business with India, because we have these 3Ds. When Mr. Modi began talking about 3D in 2014, the US was happily doing business with China. लेकिन जब 2014 में मिस्टर मोदी ने 3D का मंत्र बताना शुरू किया बहुत बार, तो यूएस तब बहुत आराम से खुश होकर चाइना के साथ बिजनेस कर रहा था, तब थोड़े ना इनके रिश्ते खराब थे, ठीक है। In the years that followed, US relations with China nosedived and Russia invaded Ukraine. लेकिन आने वाले समय में क्या हो गया, चाइना यूएस के रिश्ते खराब हो गए, रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर लिया। तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बार बार ये कहते हुए दिखते हैं कि देखिए, दो तरीके के संसार होते हैं, एक होता है डेमोक्रेसी, एक होता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में चाइना और रशिया जैसे देश आते हैं, ईरान भी आ जाता है, लेकिन बाकी एक तरफा जो बाकी देश हैं वो डेमोक्रेसी में ही रहने चाहिए। कोई नहीं जाएगा तो हम ग्लोबल पुलिसमैन हैं, जो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करेगा हम पूरे संसार में उसको शेम एंड ब्लेम करेंगे। तो ये मिस्टर बाइडेन और यूएस यूजुअली खुद पे जिम्मा लेके चलते हैं। On Tuesday, Mr. Modi invited Western companies to use the opportunities of India's expanding civil aviation market. On the first D क्या था? First D था डेमोक्रेसी। ये फर्स्ट डी पे वेस्टर्न गवर्नमेंट्स बहुत बार कभी कभी हमें बोलते हुए दिख जाएगी कि इंडिया में अथॉरिटेरियन रूलर है, इंडिया में डिक्टेटरशिप है, थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसे, एक डिक्टेटरशिप तो खैर बहुत एक्सट्रीम हो गया पर बोलते दिख जाते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं नहीं जाऊंगी, खैर। पर बहुत बार मैं वेस्ट का बता रही हूँ, यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने कि वेस्ट यहाँ पे कुछ धीरे धीरे भर करते दिख जाता है। तेज तो नहीं बोल पाते बेचारे, पर इतना तो बोलते दिख जाते हैं, ऑटोक्रेसी है इंडिया में भी है, ये सब वगैरह। दी एयर इंडिया ऑर्डर, तो पहला डी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आप डिंगल करते दिख जाएगा। द एयर इंडिया ऑर्डर वॉज बोइंग्स थर्ड लार्जेस्ट सेल ऑफ ऑल टाइम, ओके। तो हमने पहला डी देख लिया। While the British government has so far remained silent on IT section, तो देखिए अभी क्या IT action, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ओके सेकेंड डी, बट दे के नॉट हाइड देयर एक्साइटमेंट व्हेन इट कम्स टू द सेकेंड डी। लेकिन जो सेकेंड डी है वहाँ पे आके बात खत्म हो जाती है। फर्स्ट डी पे आप इंडिया को डेमोक्रेसी अपनी तरफ से मानते हैं, नहीं मानते, आपको लगता है प्रेजेंट रूलिंग पार्टी सही नहीं है ठीक है, वो आपके कंसर्न्स रहेंगे, पर जो सेकेंड डी है वो तो सब कुछ ओवरकम कर देता है उनके सारे एप्रीहेंशंस, क्योंकि सेकेंड डी डिमांड का डी है और वो तो कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। इंडिया जैसी मार्केट तो कोई प्रोवाइड ही नहीं कर सकता ना। तो ये चीज़ फेमिलियर लॉजिक वाइल द ब्रिटिश। अब देखिए, किसी ने भी अभी तक ये जो IT एक्शन हो रहा है BBC पे, इस पर कुछ नहीं बोला। ये जो सर्च चल रही है, सर्च नहीं, सर्वे जो चल रहा है IT का, उस पर कुछ नहीं बोला है। लेकिन US स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने बस एक बात बोली है कि मैं इस चीज़ पे जजमेंट नहीं मेक करना चाहता, है ना, और ये सारी। लेकिन वही चीज़ कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है फ्री मीडिया, बस इतना कह के उन्होंने बोल दिया। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ है ये वाला एक्शन, तो उन्होंने बोला देखिए आई कैन नॉट से दैट, हमें पता है कि सर्च क्या चल रही है और ये वो, पर आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू ऑफर एनी जजमेंट। तो ओके, इन्होंने कोई यहाँ पे जजमेंट ऑफर नहीं की है। BJP's position is that the BBC is not free media। देखिए, जो रूलिंग पार्टी है उनकी एक पोजीशन है कि BBC जो है वो फ्री मीडिया नहीं है, ओके और ये फॉरेन एजेंट है जो एंटाई इंडिया एजेंडा के साथ भारत में आई है और सब कुछ अपना नैरेटिव फैला रही है, ये रूलिंग पार्टी का मानना है, ठीक है। अब देखिए, ये मानना गलत भी तो हो सकता है, फ्री मीडिया तो है, देखिए मतलब मीडिया तो मीडिया होती है, तो क्रिटिसिज्म हो रहा है नहीं हो रहा है, देखिए अगर ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स लग रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन फ्री मीडिया तो फ्री मीडिया होती है, खैर। लेकिन वेस्ट इस पे क्यों कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि US भी तो यही करता है, यूरोप भी तो यही करते हैं। जितने भी रशियन मीडिया हाउसेस थे उन पे रिस्ट्रिक्शन, सैंक्शन, बैन और ये सब कुछ क्या बोला कि रशिया मीडिया कुछ नहीं है, वो बस एजेंडा लेके आई है, वो फ्री मीडिया नहीं है, फ्री मीडिया के तो हम टॉर्च बेरर्स हैं, तो इसलिए वो कुछ नहीं कह सकते। तो मोदी गवर्नमेंट हैड रिमाइंडेड, अब देखिए जब यहाँ फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे पुलिस एक्शन हुआ और ये सब वगैरह, तो US की तरफ से काफ़ी एप्रीहेंशंस आई, तो फिर मिस्टर मोदी ने उनको रिमाइंड करवा दिया, मतलब उनकी सरकार ने, कि आपको याद है कैपिटल हिल राइट्स हुए थे, फिर पुलिस एक्शन करना पड़ा था क्योंकि वो राइटर्स प्रोटेस्टर्स डिफरेंस होता है, तो ये फिर कुछ नहीं कह सकते। देयर आर मैनी कॉन्ट्रडिक्शंस इन द नैरेटिव अबाउट अ ग्लोबल कॉन्टेस्ट बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड ऑटोक्रेसीज एंड द टर्मोइल बिटवीन। देखिए बस वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं।
ये हमारा बस एक फंडा है। अगर हम यहाँ पे रूलिंग पार्टी वगैरह आइडियोलॉजी और ये सब वगैरह से नहीं भी जाएं, तो हमारा बस एक फंडा है कि आइए हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। भारत का देखें, अगर हम रूलिंग पार्टी को नहीं भी देखें, लेकिन नेशनलिज्म और ये सब वगैरह हमारे सबसे ऊपर है। बेफालतू हमारे इंटरनल अफेयर्स में मत आप दखल अंदाजी दीजिए। हेंस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट आर सोलिसाइटेड। आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी टेक्नोलॉजी हम उसको वेलकम करते हैं विद ओपन आर्म्स। पर वेस्टर्न प्रिस्क्रिप्शन हमें नहीं चाहिए डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे। बाकी ऑपोजिशन करेगी ना, हमारा करवाएं बहिष्कार, जो करना ऑपोजिशन को करने दो, आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे लिखी है। ओके, अब देखिए हम मेंटल हेल्थ एक्ट देख लेते हैं, फिर बाकी और भी जितने आर्टिकल्स हैं कुछ आपके ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग इंडियाज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक रिपोर्ट में बताया है कि देखिए इन ह्यूमन और डिप्लोरेबल कंडीशन है ऑफ ऑल द 46 गवर्नमेंट रन मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जो पूरी कंट्री में है, सभी बेकार कंडीशन में है। जो रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ पे नहीं फुलफिल हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, लोगों को ज़बरदस्ती इतने इतने टाइम तक रखा हुआ है रिकवर होने के बाद भी, इज नॉट इन अ गुड सिचुएशन। जो भी सरकारी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे संसार में और पूरे भारत में, ठीक है। तो ये एनएचआरसी की रिपोर्ट ने कहा है। द रिपोर्ट नोट्स दैट द फैसिलिटीज आर इलीगली कीपिंग पेशेंट्स लॉन्ग आफ्टर देयर रिकवरी, जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया, एंड विच इज डेफिनेटली इन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स। दीज ऑब्जर्वेशंस, देखिए इंसान को कुछ भी बीमारी हो, जैसे अगर सिर दर्द एक बीमारी है, पेट दर्द एक बीमारी है, वैसे ही अगर मेंटल हेल्थ या एंजाइटी किसी को है, वो एक उतना ही नॉर्मल चीज़ है। तो जो ह्यूमन राइट्स एक आम बीमार इंसान को होते हैं या एक ह्यूमन को होते हैं, वही ह्यूमन राइट्स एक मेंटली इल पेशेंट को भी होते हैं। तो वो खत्म हो जाते हैं क्या उसके बीमार होने के बाद या कुछ ऐसा क्यों? These observations were made after visits to all operational government facilities to assess the implementation। अब देखिए फिर इन्होंने of course NHRC इस तरह के, अब देखिए NHRC जो अब आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं या वैसे भी तो आपको लगता है अरे हमने कभी सुना तो है नहीं है, ये है कौन सी बॉडी। तो ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आपको ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं रीसेंट, जब भी अगर इस बॉडी पे कोई क्वेश्चन आए तो आपके लिए। ओके तो फिर वो बेसिकली विजिट कर रहे थे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को कि क्या ऑपरेशनलाइजेशन है यहाँ पे, क्या इम्प्लीमेंटेशन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की सही से हो रही है कि नहीं। अब क्या है MHA 2017 क्या कहता है? सेंटर द एजेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स एक्नॉलेज देयर राइट टू लिव एज अ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सेक्शन 19 है इस एक्ट का, आपको सेक्शन 19 लिख के आना है। ये क्या कहता है कि एक कोई भी इंसान अगर कोई किसी इस तरह की स्थिति से गुजर रहा है, उसका राइट है कि वो ही और शी इज अलाउड, और उनका राइट अलाउड भी क्या, हम कौन होते हैं उनको अलाउ करने वाले, कि इट इज़ देयर राइट टू लिव एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। सोसाइटी से बिल्कुल एक्सक्लूड करके उनको कहीं और आइसोलेशन में ज़बरदस्ती ऐसे रखा हुआ है, वो नहीं, सोसाइटी के साथ अमालगमेट करके रहना उनको, ये उनका राइट है। ओके, जितना कम इस तरह का सेक्लूजन हो उतना अच्छा उनके लिए, उनका राइट है क्योंकि ये and of course it talks about rehabilitation। ओके तो ये चीज सेक्शन 19 कहता है। द गवर्नमेंट वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, तो यहाँ पे सेक्शन 19 वर्बैटिम क्या लिखा है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बनानी है टू एक्सेस लेस रिस्ट्रिक्टिव ऑप्शंस, कि आपको कम से कम रिस्ट्रिक्टिव हो सके कम्युनिटी लिविंग के लिए। जैसे हाफ वे होम्स बनाइए, शेल्टर्ड अकोमोडेशंस बनाइए, रीहैब होम्स बनाइए, यू सपोर्ट द अकोमोडेशन। ओके तो जो कम्युनिटी लाइफ है वो कभी ना जाए किसी भी मेंटली इल पेशेंट की। द एक्ट ऑल्सो डिस्करेजेस यूजिंग फिजिकल रिस्ट्रेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये प्रेलिम्स में भी आ जाता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे इतना कुछ है और आप शॉक्ड हो जाएं अगर आपका पूरा पेपर इस तरह के एक्ट से, जो सोशल एक्ट्स हैं जो आप पढ़ के भी नहीं जाते, उससे भरा हो, तो डोंट बी शॉक्ड। यूपीएससी इज ऑल अबाउट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो उस एक्ट में ये भी लिखा है कि डिस्करेज किया जाता है फिजिकल रिस्ट्रेंट, चेन से बांध देना हाथों पैरों को, बिल्कुल उसको जितना अवॉइड कर सके करें। अनमॉडिफाइड, और जो अनमॉडिफाइड आप ईसीटी यूज करते हैं, इलेक्ट्रो कॉन्वल्सिव थेरेपी, वो इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी वगैरह, जो अनमॉडिफाइड वर्जन वाली, मॉडिफाइड वाली जो जिसमें सटल इस तरह की इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट दी जाती है, दैट इज अलाउड। ओके और साथ ही में इट ऑल्सो पुशेस फॉर द राइट टू हाइजीन, सैनिटेशन, फूड, रिक्रिएशन, प्रिवेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो राइट टू प्रिवेसी भी है उनकी। मोर इम्पोर्टेंटली द एक्ट रिकॉग्नाइज द पीपल हैव अ कैपेसिटी ऑफ देयर ओन अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ओके या जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता
कि उनकी खुद की कैपेसिटी नहीं है कि खुद के डिसीजंस ले सकते हैं या नहीं, तब तक उनकी खुद की कैपेसिटी है. ओके, इट गोज विदाउट सेइंग. Additionally, under Section 5, people are empowered. सेक्शन 19 लिखिए, ये सारी चीज़ें लिखिए. राइट टू फूड, सैनिटेशन, प्रिवेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल रिस्ट्रेंट्स अलाउड नहीं है, डिस्करेज किया जाता है. ये सब कुछ पॉइंट्स लिखिए. फिर सेक्शन 5 लिखिए, दैट द पीपल आर एम्पावर्ड टू मेक एडवांस डायरेक्टिव्स. दे कैन नॉमिनेट, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को अपने लिए वो नॉमिनेट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी हैवी फॉर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट फॉर्म्स ऑफ गार्जियनशिप के, मतलब वो किसी स्थिति में ही नहीं है डिसीजन मेकिंग की. नहीं, ऐसा नहीं. दे आर टोटली इन कैपेसिटी ऑफ नॉमिनेटिंग देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स कि मेरे बिहाफ पे ये सारी चीज़ें अभी कुछ टाइम के लिए करेंगे जब तक मैं रिहेबिलिटेट नहीं हो जाता. दिस इज बारिंग cases where the person needs a high degree of care and support. Experts note that this was the first time psychosocial approach to mental health was adopted. तो आप इस तरह से अपना आंसर भी शुरू कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ जो एक्ट है टेक्स अप अ साइकोसोशल स्टैंड. ओके, तो देखिए एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्ट में ये भी लिखा है कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. टॉक्स अबाउट दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनकम, सोशल स्टेटस, एडुकेशन, जो हमारे मेंटल वेलबींग को इम्पैक्ट करते हैं. तो जब आप रिकवरी के बारे में सोचते हैं तो आप पहले ये पता लगाइए कि क्या इनकम की वजह से उनकी मेंटल स्थिति अभी खराब तो नहीं है. मे बी दे आर सफरिंग अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, मे बी दे आर अनएम्प्लॉयड, मे बी दे गोइंग थ्रू समथिंग एंड हेंस दे हैव एंजाइटी. you go through their social status, maybe उनके साथ अनटचेबिलिटी परफॉर्म की गई है, या उनके सोसाइटी में से उनको किसी वजह से निकाल दिया गया है, सोशल बॉयकॉट हुआ है. इस तरह की चीज़ें पता लगाइए. ओके, क्योंकि रिकवरी तब तक, रिकवरी नीड्स अ साइकेट्रिक एज वेल एज अ सोशल इनपुट. वेरी इंपॉर्टेंट. What are the challenges? Challenges क्या है फिर? MHA safeguards the rights of the people in mental health care. तो वही चीज़ MHA safeguard करता है कि जो आप मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी में है, एस्टैब्लिशमेंट में है, तो आपके पास जो राइट्स हैं वो हम एक्ट उसको सिक्योर करेगा. ओके, ऑलमोस्ट 36.25% of residential service users at state psychiatric facilities were found to be. तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि वही 1 साल से ज़्यादा फैसिलिटीज़ में रहते हुए दिखे. अंडर दी MHA ऑल स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाती है, अगर आपके आंसर के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे. देखिए आपको ऐसा लग रहा है बहुत छोटा आर्टिकल है, इसी से पूरा आंसर बन जाता है, इसके अलावा कुछ आपको लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि MHA के तहत, इस एक्ट के तहत, हर एक स्टेट को, एवरी स्टेट इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड. ओके, और साथ ही में बॉडीज दैट कैन फर्दर ड्राफ्ट स्टैंडर्ड्स, और फिर वो अपने खुद के स्टैंडर्ड्स ड्राफ्ट कर सकते हैं कि हाउ आर इंस्टीट्यूट वुड रन, व्हाट इज आवर मोटो, हाउ वुड वी एक्ट, इस तरह की चीज़ें. ओवरसी देयर फंक्शनिंग एंड इंश्योर दे कंप्लाई विद द एक्ट. Okay, these bodies are yet to be established or remain defunct. Majority of the states में ये bodies बनी नहीं है, state level की mental health care bodies, या फिर अगर बनी हुई है तो defunct है. Further, many states have not notified minimum standards, और बहुत सारी states में standards ही notify नहीं किए गए कि क्या quality of इस तरह की institutions की होगी. Okay, takes on human rights lens by shifting to MHA जो है 2017 का, वो human lens भी लेता है, human rights का भी lens लेता है, और ऑब्लिगेशन ऑफ केयर जो है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे डालता है, जैसे केयर गिवर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पुलिस ऑफिशियल्स, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स. ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. पुअर बजटरी एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स क्रिएट्स अ सिनेरियो वेयर शेल्टर होम्स रिमेन अंडर इक्विप्ड, एस्टैब्लिशमेंट्स अंडर स्टाफ्ड, and professionals and service providers not adequately trained to deliver proper health care. Very important. अब देखिए इस एक पॉइंट में कितनी सारी बातें बोल दी गई हैं. प्रॉपर जब बजटरी एलोकेशन नहीं है और फिर जो बजट एलोकेट भी हो रहा है उसको यूटिलाइजेशन सही से नहीं करा जा रहा उन फंड्स को, तो क्या होता है कि अंडर इक्विपमेंट ऑफ शेल्टर होम्स, या फिर अंडर स्टाफ, लोग ही नहीं है, हेल्थ केयर वर्कर्स ही नहीं है इनफ. ओके, तो ये सारे, या फिर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो एडिक्वेटली ट्रेंड नहीं है, क्योंकि पैसा तो ट्रेनिंग पे लग नहीं रहा ना. तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं. ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अदर आर्टिकल्स. गवर्नर शुड नॉट एंटर पॉलिटिकल एरेना, CJI. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है, गवर्नर्स ऑलरेडी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है. Supreme Court on Wednesday said governors were not supposed to venture into the political arena of alliance making among parties. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए जो अलायंस बन रही है, किसके बीच में बन रही है, टूट रही है, इसमें गवर्नर का कुछ ताल्लुकात नहीं है. गवर्नर को इस टॉपिक में जाना ही नहीं है. गवर्नर का एक काम है, देखिए, कि जो सरकार बनाने वाली है
उनके पास हाउस की ट्रस्ट है कि नहीं, ट्रस्ट वोट पास कर रहे हैं फ्लोर का कि नहीं कर रहे, बस खत्म बात। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। तो यहाँ पे उन्होंने ओरल रिमार्क दिया, ऑफ कोर्स ये जजमेंट नहीं आई है, अभी तो केस चल रहा है। तो देखिए किस केस में बोला है, आप जानते हैं महाराष्ट्र गवर्नर से रिलेटेड ये केस चल रहा है कि कैसे उद्धव ठाकरे फैक्शन जो था शिवसेना का, उन्होंने जो प्री पोल होने से पहले, इलेक्शन होने से पहले उनकी अलायंस बनी थी शिवसेना और बीजेपी के बीच में, लेकिन क्योंकि शिवसेना को लगा, उनको ये अपॉर्चुनिटी लगी कि वो पोल होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद वो MVA बना सकते हैं कांग्रेस और NCP के साथ, तो उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी देखते हुए उनको डिच कर दिया बीजेपी को और ऐसे कर लिया, ठीक है। एंड द लीडर टुक हिज स्टेबल एंड वेंट टू द ऑपोजिशन बॉडी। तो वही चीज़ जो सॉलिसिटर जनरल आई थिंक वो बोल रहे हैं कि जो लीडर थे उद्धव ठाकरे जी थे, फिर वो अपना स्टेबल उठा के चले गए ऑपोजिशन पार्टी के पास। और देखिए इनका कहना है कि पीपल डू नॉट वोट फॉर इंडिविजुअल्स, लोग इंडिविजुअल्स के लिए वोट नहीं करते, एक आइडियोलॉजी के लिए, एक विचारधारा के लिए, एक पॉलिटिकल फिलोसफी के लिए वोट करते हैं। तो इन द सेंस आपने वोटर्स को यहाँ पे उनके ट्रस्ट को ब्रीच किया, ये इनका कहना है गवर्नर का जो केस लड़ रहे हैं, ओके। और साथ ही में पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए मतलब गवर्नर को क्या मतलब है इस बात से, क्या मतलब है गवर्नर को पॉलिटिकल मूवमेंट से, हाउ कैन अ गवर्नर बी heard to say all this on the formation of the government between the Shiv Sena. Okay, how can the governor have anything to say on all this? The governor's role is when they form the government, the governor will ask them to have a trust vote and that's it. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। और साथ में लेकिन देखिए फिर गवर्नर की तरफ से एक स्टैंड आता है कि ये मेरा कॉन्शियंस ने कहा कि ये पॉलिटिकली सही नहीं है, और वही ट्रस्ट ऑफ वोटर्स और ये सब वगैरह, डेमोक्रेसी और ओके और मेरे इलेक्टोरेट को डिच करने वाली बात है, और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। तो फिर उन्होंने यहाँ पे फिर कपिल सिब्बल जी जो ऑफ कोर्स ऑपोजिशन का केस लड़ रहे होंगे, यानी कि बाकी दूसरी पार्टी का, तो उन्होंने बोला कि अरे मतलब आप गवर्नर ये कैसी बात बोल सकते हैं, राइट ऑफ कॉन्शियंस, आपका कॉन्शियंस, हम क्या करें आपके कॉन्शियंस का, ये ऐसा इन्होंने कहा है। क्योंकि मतलब आप कौन सी इंडिविजुअल कैपेसिटी तो आपकी है ही नहीं, आप गवर्नर के रूप में अपना केस लड़ रहे हैं, तो गवर्नर एक इंडिविजुअल नहीं है, गवर्नर वाली बातें बोलिए ना, दिस इज नॉट फेयर, ऐसा मिस्टर सिब्बल ने कहा। द कोर्ट इज हियरिंग पिटिशंस फॉलोइंग द पॉलिटिकल क्राइसिस। अब आप ये जानते हैं कोर्ट कौन सा केस सुन रही है, this is not important. China must take a haircut on its loans to poor countries, says India's G20 Sherpa. तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ओके यहाँ पे बेसिकली हमारे G20 के जो शेरपा है इंडिया के, उन्होंने बोला कि देखिए चाइना को हेयरकट ले लेना चाहिए ना, हेयरकट बोला, हेयरकट नहीं, आप जब IBC पढ़ते हैं है ना, तो उसमें आप एक ये शब्द पढ़ते हैं जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हेयरकट पे क्वेश्चन भी आ चुका है, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली बट आई थिंक। तो हेयरकट क्या होता है कि जब आपने किसी को लोन दिया हुआ है और आपको पता है कि अब नहीं आ रहा यार वापस उनसे लोन, और वो इस स्थिति में नहीं है, तो कह दो अच्छा आप 100% नहीं, आप 50% मुझे दे दो, 60% दे दो, बाकी 40% का 50% का घाटा मैं खा रहा हूँ, दैट इज हेयर कट, ओके। तो वो चाइना को करना चाहिए, भारत का ये मानना है। और क्योंकि इतनी पुअर कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यू मस्ट अगर आप हेयर कट ले लेंगे ना तो यू वुड हेल्प देम, यू वुड हेल्प देयर इकोनॉमिक रिकवरी। पेंडेमिक आया है, रशिया यूक्रेन इन्वेजन आया है, यू शुड बी यू शुड बी फुलफिलिंग योर रोल इन दिस। वैसे तो आप सबके बहुत दोस्त बनते फिरते हैं, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कही है। चाइना नीड्स टू come out openly and say that their debt is, that what their debt is and how to settle it. ये अमिताभ कांत जी ने कहा है जो G20 शेरपा है। It can't be that International Monetary Fund takes a haircut and it goes to settle Chinese debt. How is that possible? Everybody has to take a haircut. देखिए भारत ये करता है, while the United States has been a vocal critic of Chinese debt in developing nation, with its top officials frequently commenting on the top Asian lenders' role in the restructuring process, India has seldom made, अभी आज तक हमने कभी ये नहीं कहा था कि चाइना को क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं बोलते चाइना के खिलाफ, they are not nice people to us. Warm water melts Antarctica's glacier history, study, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए जो थॉट्स ग्लेशियर है वो कहाँ है, वो अंटार्कटिका में है। आर्कटिक लिखा है तो गलत है, अंटार्कटिका में है, ठीक है। तो इसको हम डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं,
ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए वार्म वाटर सीप कर रहा है इस ग्लेशियर के वीक स्पॉट्स में, जिसकी वजह से मेल्टिंग और एग्जैसरबेट हो रही है, और ऑफ कोर्स राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें पता चली है। थ्वॉर्ट्स इज बेसिकली रफली द साइज ऑफ फ्लोरिडा, बहुत बड़ा है, और इट रिप्रेजेंट्स, अब ये जैसे इसमें पोटेंशियल इतना है कि ये 0.5 मीटर तक बेसिकली सी लेवल को राइज कर सकता है, और फिर ऑफ कोर्स आसपास वाले अपने नेबरिंग ग्लेशियर्स को भी नज करके डिस्टेबलाइज करके सारे अगर मेल्ट हो गए ना, तो फिर उसके बाद 3 मीटर राइज हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।